नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और नया टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वित्त आयोग का गठन किस प्रकार से होता है, किस तरीके से होता है। तो आज सारे जितने भी मेन पॉइंट है वित्त आयोग से संबंधित वो सारे पॉइंट पढ़ेंगे, आज इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और लगभग हमने बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जाके पढ़ो, जाके देखो और जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए वहाँ से मैच करो, जाके एक बार पढ़ लोगे ना और उसके बाद जाके कोई भी एग्जाम सॉल्व करोगे पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन, तो एक भी क्वेश्चन आपका अलग नहीं होगा। तो इसके लिए जाइए और पढ़िए। तो जल्दी से चलिए शुरू करते हैं हम लोग वित्त आयोग। तो वित्त आयोग क्या है, क्या किस प्रकार से इसकी संरचना की जाती है, तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो हम बात करते हैं वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की। तो वित्त आयोग गठन संविधान में आर्टिकल 280 के तहत किया गया है। ये एक संवैधानिक निकाय है और इसको अर्धन्यायिक निकाय भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो जो मेन पॉइंट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड मेन पॉइंट है, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हम वही सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है। जो मेन टॉपिक है उन पर फोकस करेंगे और फोकस के बाद करेक्ट करेंगे जितने भी एग्जाम है। तो जैसे मैंने करेक्ट किया है उसी तरीके से आप भी करेक्ट करो, मस्त तरीके से, ठीक है। तो जल्दी से देखो कि आर्टिकल किसमें दिया गया है, आर्टिकल 280 में इसके बारे में दिया गया वित्त आयोग में। और एक संवैधानिक निकाय है, किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल ये निकाय है, ठीक है। ये कैसा है, अर्धन्यायिक निकाय भी है, ठीक। और इसका गठन कौन करता है, इसका गठन करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से गठन करता है, राष्ट्रपति कितने साल में से गठन करता है, तो हर 5 साल में से गठन किया जाता है। राष्ट्रपति ही गठन करता है। ये अपनी रिपोर्ट जब बनाता है तो बनाने के बाद किसको सौंपता है, तो ये राष्ट्रपति को ही अपनी रिपोर्ट देता है, ठीक है। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को उठा के संसद के पटल पर रखता है और संसद उसके ऊपर बहस करती है। तो मेन पॉइंट यही काम है कि अब इसके कार्य क्या है ये देख लेते हैं। तो इसका कार्य, पहला कार्य क्या है कि संघ और राज्य के बीच में वित्त का वितरण। तो जो संघ है और राज्य, जो केंद्र और राज्य है, उसके बीच में कितना पैसा बांटा जाएगा, जो कर है वित्त का वितरण किस तरीके से किया जाएगा, जो टैक्स वगैरह वसूला जाएगा वो कितना बंटवारा होगा राज्यों के बीच में और संघ के बीच में, ठीक है। तो केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में कितना रुपए दिया जाएगा, ठीक है। एक चीज अच्छा मुझे बताओ कि 15वां वित्त आयोग जो है ना, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें बोला था कि राज्यों को इतना हिस्सा होना चाहिए, केंद्र को इतना होना चाहिए। तो जल्दी से बताएंगे राज्यों को कितना हिस्सा देने की बात करिए और केंद्र को कितना हिस्सा देने की बात करिए, तो दोनों मुझे कमेंट करके बताओ इसको, ठीक है। और दूसरा है संचित निधि से राज्यों को राजस्व सहायता देना। तो जो केंद्र की संचित निधि है, तो वहां से राज्यों को सहायता देना कि किस राज्य को कितनी सहायता देनी चाहिए, तो ये काम भी किसका होता है, तो ये वित्त आयोग का है। तो वित्त आयोग अपनी अनुशंसाएं देता है कि एक काम करेंगे कि जो संचित निधि है उससे हर राज्य के लिए कितना पैसा आवंटित किया जाए, क्योंकि हर राज्य में अपनी अपनी योजनाएं चल रही है। बहुत सी योजनाएं ऐसी जो केंद्र भी पोषित करता है, मतलब केंद्र भी रुपया देता है उनको। तो कौन से राज्य को कितनी पैसे देने चाहिए इसका निर्धारण भी कौन करता है, ये वित्त आयोग ही करता है, ठीक है। ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं रिपोर्ट किसको देता है, तो ये रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को देता है। अच्छा, मैंने बताया राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति किसको कहाँ रखता है, तो राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखता है, ठीक है। और संसद फिर उसके ऊपर चर्चा करती है। इसकी प्रकृति कैसी है कि मान लो वित्त आयोग ने बोला कि यार 40 रुपए राज्य को देना है, 60 रुपए केंद्र को देना है, तो क्या ये बाध्यकारी है, तो बिल्कुल नहीं। इसकी प्रकृति बाध्यकारी नहीं, सलाहकारी है। एग्जाम में कभी कभी डाल देते हैं, थोड़ा डीपली पॉइंट जो एग्जाम में स्टेटमेंट बना के पूछेंगे, थोड़े से अच्छे लेवल का एग्जाम जो है उसमें ये डाल देते हैं कि वित्त आयोग जो है उसकी जो प्रकृति है, मतलब वो कोई मशवरा दे दिया, वो सलाहकारी होता है बाध्यकारी, तो वो केवल सलाहकारी होता है, बाध्य नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। आगे हम बात करते हैं संरचना को लेकर कि वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष कितने सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखना इसमें एक अध्यक्ष होता है, कितना, एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं, मतलब एक हेड होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। आगे कि इसका कार्यकाल कौन निर्धारित करता है, तो इसका कार्यकाल राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि 5 साल से 6 साल कर सकता है। इस बार जो है ना उसका कार्यकाल बढ़ाया गया, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओगे कि जो 15वां वित्त आयोग है उसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है। तो कार्यकाल कौन निर्धारित करता है, तो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। कभी कभी मतलब कोई वैसी चीज जैसे कोरोना है, तो कोरोना टाइम में 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आगे बात करेंगे क्या अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति पुनर्नियुक्ति हो सकती है, तो बिल्कुल अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है, इन्हें दोबारा से क्या रीअपॉइंट किया जा सकता है। तो ये इसकी संरचना है। आगे हम बात करते हैं कि योग्यताओं के बारे में कि जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनकी योग्यताएं किस प्रकार से होनी चाहिए। तो इसमें कोई विशेष प्रावधान तो नहीं है, लेकिन संसद इसका निर्धारण करती है। तो एग्जाम में आ जाता है कि वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनकी जो योग्यता है उसका निर्धारण कौन करता है, तो ये करती है संसद, ठीक है। संसद क्या करेगी, तो संसद कहती है कि जो अध्यक्ष है वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए, कि जितने सार्वजनिक जो मामले हैं, जो रिलेटेड मामले हैं, उनका जानकार होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। कौन अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा, जितने भी सार्वजनिक मामले हैं उनका अनुभवी होना चाहिए। ये तो अध्यक्ष के लिए उन्होंने डाल रखा है कि भाई साहब हमें अध्यक्ष जो बनाना है उसको सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए, ठीक है। अब सदस्यों को लेकर बात करते हैं। तो मैंने बताया कि 4 सदस्य होते हैं। अब 4 सदस्य में से जो चारों सदस्य हैं उसमें से हर सदस्य एक सदस्य को एक काबिलियत होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए कि पहला तो ये कि जो न्यायाधीश पद होना चाहिए, एक ऐसा
सदस्य होना चाहिए जो न्यायाधीश के पद के योग्य, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके पद के योग्य हो, मतलब इतनी योग्यता रखता हो कि वो एक न्यायाधीश कहलाए। ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि भारत के जो लेखा मामले हैं उनका जानकार होना चाहिए। भारत के जो लेखा परीक्षण जो लेखा मामले हैं एक सदस्य ऐसा है जो उसका जानकार होना चाहिए। चलो भाई साहब वो भी मान लेते हैं। अब तीसरा व्यक्ति कैसा होना चाहिए, वो भारत के जो प्रशासनिक मामले हैं और वित्तीय मामले हैं उनका जानकार होना चाहिए। तो तीसरा व्यक्ति कौन है कि भारत के प्रशासनिक मामले और वित्तीय मामले उनका जानकार होना चाहिए। चौथा व्यक्ति क्या कहते हैं, चौथा व्यक्ति भाई कैसा हो, तो चौथा व्यक्ति ये बोलते हैं कि चौथा व्यक्ति जो है ना अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। तो चारों आदमी हमें पता चल गया कि वित्त आयोग में भाई साहब 4 आदमी बैठते हैं और 4 आदमी में कैसे हैं, एक तो बहुत बड़ा न्याय का ज्ञात जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, एक तो ऐसा होना चाहिए जो एकदम जज बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा व्यक्ति कैसा होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति वो होना चाहिए जो क्या है, जो प्रशासन और वित्तीय मामले का एक जानकार हो बहुत बड़ा। ठीक है, चलो ये भी अच्छी बात है। तीसरा व्यक्ति कैसा होना चाहिए कि जो भारत की लेखा परीक्षण का अनुभव रखता हो, मतलब जो लेखा जोखा है भारत की उसमें उसका लेखा के जो वित्त मामले है उसमें उसका अनुभव होना चाहिए। चलो तीसरा व्यक्ति देख लेते हैं। अब चौथा व्यक्ति कैसा होना चाहिए, वो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता होना चाहिए कि उसको इकोनॉमिक्स के बारे में बढ़िया जानकारी होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है संरचना के बारे में, कार्यों के बारे में और किस तरीके से गठन करते हैं, रिपोर्ट किसको देते हैं, प्रकृति कैसी है और योग्यताएं क्या होती है, अध्यक्ष के ऊपर क्या मतलब क्या होना चाहिए, किस प्रकार का अध्यक्ष होना चाहिए, सदस्य कैसे होने चाहिए। तो ये अधिकतर एग्जाम में यही से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना होता है कि हमें पूरा एकदम पढ़े जा रहे हैं कुछ नहीं पढ़ना है, बस मेन चीजें पढ़नी जहाँ से वो क्वेश्चन उठा के बना के देंगे। अगर वो वित्त आयोग से क्वेश्चन डालेंगे तो यहाँ से जरूर पॉइंट आपको मिलेगा। बस इतना हमें पॉइंट पकड़ना है कि पॉइंट जहाँ से मिल जाए वैसे हमें क्लिक करना है। आगे बात करते हैं कि एक और चीज हमने देखी कि वित्त आयोग के बारे में जब भी एग्जाम में डालता है तो वो क्या करता है, अध्यक्ष को जरूर डाल देता है। हाँ, वो वित्त आयोग के अध्यक्ष को जरूर लेके आएगा, कहीं ना कहीं से वो टांग के लाएगा। अब टांग के लाएगा तो हम भी टांग लेते हैं। तो क्या है कि तो सबसे पहली बात क्या है कि वो पहले कि वित्त आयोग का पहले अध्यक्ष कौन था ये बताओ पहले। ठीक है, और अभी लेटेस्ट में जो वित्त आयोग का अध्यक्ष है ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है कि पहला और आखिरी तो पूछता है, लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न उसके हिसाब से देखे तो 5वां 6वां भी डाल देगा या वो मैचिंग करने को डाल देगा कि बताओ नाम दे दिया और 8वां 10वां 12वां 14वां वित्त आयोग दे दिया, अब इसमें मैच करो। अगर आपने ऊपर से 3-4 और नीचे 3-4 पढ़ रखे तो कर लेंगे, वरना पहला और आखिरी कर रखा है तो बस वहीं पे हमारी रैंक कम से कम लाखों बच्चों के नीचे चली जाती है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ और इतना सरल अगर क्वेश्चन गलत होता है तो हम लाखों के नीचे चले जाते हैं। यही समस्या होती है कि बार बार एग्जाम देने के बाद भी हमारे एग्जाम नहीं करवाएं। तो समस्या क्या है ये देखते हैं। तो हम एक बार इसको देख लेंगे कि शुरुआत के आप 4-5 तो याद रखो और आखिरी के भी 4-5 याद रखो। अब बीच में बच गए 2-3 तो उनको भी याद कर लो, खत्म हो गए सारे अध्यक्ष हम याद कर लेते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। तो केसी नेगी, सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, केसी नेगी। दूसरे अध्यक्ष कौन थे, संथाराम, तो भाई साहब संथाराम भाई साहब थे। और तीसरे कौन थे, चंद्रा भाई साहब, एस के चंद्रा। चौथे कौन थे, राजमन्नार। पांचवें कौन थे, महावीर त्यागी। और छठवें कौन थे, बी रेड्डी। सातवें कौन थे, जेएम शिला। तो सातवें कौन थे, जेएम शिला साहब थे। आठवें कौन थे, वाई चौहान। नौवें कौन थे, एनपीके साल्वे। ठीक है, और 10वें कौन थे, केसी पंत। 11वें नंबर के एम खुसरो। यहाँ से तो तुम्हें याद ही रखना 10 के बाद से खुसरो थे। 12वें कौन थे, सी रंगराजन। 13वें नंबर के केलकर साहब थे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 14वें वाई रेड्डी बहुत पूछा गया है। और इस समय जो लेटेस्ट चल रहा है 15वां वित्त आयोग, तो इसके अध्यक्ष कौन है, एनकेसी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से 10 के बाद से क्वेश्चन याद कर लेंगे कि 11वें नंबर के कौन थे, खुसरो साहब। 12वें नंबर के थे रंगराजन। 13वें नंबर के थे केलकर। 14वें नंबर के थे वाई रेड्डी। और 15वें नंबर के कौन थे हमारे, जल्दी से बताओ, एनके सिंह। ठीक है, और पहले नंबर के कौन थे, नेगी साहब। दूसरे नंबर के संथाराम। तीसरे नंबर के चंद्रा साहब। चौथे नंबर के राजमन्नार। और 5वें नंबर के त्यागी साहब। तो नीचे के 4-5 और ऊपर के 4-5 तो याद हो गए। अब बस जब त्यागी साहब याद हो गए तो रेड्डी साहब और सेलात और चौहान को याद कर लो, साल्वे पंत को याद कर लो, खत्म बात। तो कौन से, रेड्डी, सेलात, चौहान और साल्वे पंत। तो इस तरीके से हमें वित्त आयोग के सारे, क्योंकि देखो एग्जाम का पैटर्न है। अब राष्ट्रपति से भी अगर वो क्वेश्चन पूछता है ना तो ये पूछता है कि बताओ 8वें नंबर का राष्ट्रपति कौन था या 7वें नंबर का राष्ट्रपति कौन था। तो वही चीज हम नहीं पढ़ते हैं, हम पूरा राष्ट्रपति पढ़ के ले जाएंगे, राष्ट्रपति आर्टिकल ये वो भागा दिमागा जाने क्या ले जाते पढ़ के। लेकिन जो मेन चीज एग्जाम का पैटर्न उठा के देखना, ठीक है, एग्जाम प्रीवियस जो अभी हाल में जो एग्जाम हो रहे हैं उनको उठा के देखो, वो डाल देते कि बताओ 10वां अध्यक्ष कौन था वित्त आयोग का। अब जो बच्चा थोड़ा सा यही पढ़ के चला गया वो हजारों से आगे हो गया, और कहीं 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के डाल दिए तो लाखों से आगे हो गया और उसका सिलेक्शन हो जाता है। और फिर बच्चे बोलते हैं कि हमने इतना पढ़ा, कहाँ चूक हो गई। तो चूक इसीलिए हो जाती है कि आप छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो हम इनको भी पढ़ के चलेंगे और सारे के सारे 15 के 15 याद कर लेंगे इसको। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बस ये सारे पॉइंट हो गए वित्त आयोग से। तो इसी तरीके से लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। 2023 में बहुत सारी नौकरियां हैं और नौकरी इस बार लेनी है 2023 में, ध्यान रखना। तो लगातार मेहनत करते रहो, लगातार वीडियो देखते रहो, सारे पॉलिटी हमने पढ़ा दिए, जाके देखो, जाके